हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोग्राफी सरदार पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये वीडियो अब तक ला रहा हूँ मैं। मेरा नाम है शशांक लखेरा। ना देखिए, पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बात आपको बता दूं। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये बात, पहले तो बिल आया, तो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल आया, उसको एक्ट बनाया गया, फिर संसद में उसको लाया गया, उसको पास किया गया। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने। उस समय 600 से ज़्यादा रियासतें थी, भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला लें तो। जिसमें सबसे मेन काम जो किया है सरदार पटेल ने किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे, और जो रियासती जो है प्रोविंस का जो काम दिया गया था वो सरदार पटेल को दिया गया था कि आप पूरे भारत को एक करें, यूनाइट करें। उन्होंने कहा ठीक है। उस समय बहुत जो वीपी मेनन थे वो बहुत ही मतलब फेमस सिविल सर्वेंट थे, वो जिनका काम बहुत अच्छा था। तो सरदार पटेल उनसे कहते हैं कि आप चलो मेरे साथ, हम पूरा देश को यूनाइट करते हैं और मुझे आपकी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल। वो निकले, सब चीज़ों को उनने मैनेज कर लिया इजीली, कोई दिक्कत नहीं थी। बात 3 जगह फंसी थी, ये पूरा सबको पता है, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, उसको कैप्चर कर लिया गया। जूनागढ़ का जो था राजा, वो साइन करके भाग गया था पाकिस्तान, और फिर उसको वहाँ की पब्लिक ने उसको एनेक्स कर लिया कि हम इंडिया के साथ रहना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर का मसला, जो प्रॉब्लम थी, वो आज तक चल रही है। पीओके वाला जो एरिया है, प्लस जो चीज़ आज है वो सरदार पटेल उस समय समझ गए थे, और उन्होंने नेहरू जी को मना भी किया था कि आप 500 मिलियन का लोन जो आप दे रहे हैं पैसे, वो ना दें, क्योंकि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के मतलब टेररिज्म वगैरह और इन सब में खर्च करेंगे। उनका कहना बिल्कुल स्ट्रेट था। सिंपल बात कहने की ये है कि जो सरदार पटेल थे वो शुरू में ही प्रॉब्लम को समझ जाते थे कि इसका परिणाम क्या होगा, इसके रिजल्ट जो है वो किस तरीके से होंगे। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम उनके चाइल्डहुड से बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ऐसा बता दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि नेहरू जी गलत आदमी थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि उस समय की जो सिचुएशन थी उस हिसाब से जो वो डिसीजन लिया गया तो वो ठीक था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो यूनाइटेड नेशन गए कश्मीर का मसला लेके। उनको यूनाइटेड नेशन पे भरोसा था कि शायद यूनाइटेड नेशंस और अच्छा निर्णय देगा। अच्छा निर्णय नहीं दिया। उनको भी बहुत दुख हुआ कि यूनाइटेड नेशंस हमारे अगेंस्ट में खड़ा हुआ। कि ठीक है, वहाँ पे अमेरिका भी अगेंस्ट में खड़ा हुआ इंडिया के। हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम सरदार पटेल के चाइल्डहुड से बात शुरू करेंगे। पहले तो एक ब्रीफ की फुल नेम जो था सरदार पटेल का, वो वल्लभ भाई झावे भाई पटेल था। नोन एज सरदार पटेल के नाम से जाने जाते थे। आयरन मैन ऑफ बिस्मार्क के नाम से जाने जाते थे। आपने गैरीबाल्डी को पढ़ा होगा, आपने बिस्मार्क को पढ़ा होगा जर्मनी में, आपने हिटलर को भी पढ़ा होगा जर्मनी में। तो ऐसे बहुत लोग थे। हिटलर तो खैर डिक्टेटर था। बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है, बिस्मार्क जर्मनी में था जिन्हें जर्मनी को यूनाइट किया था। मतलब जर्मनी को जो यूनाइट किया गया था वो किया था किसने? बिस्मार्क ने। इसलिए बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को, क्योंकि उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया था। इनका बर्थ नादियाद में हुआ था, जो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंट का हिस्सा था। बाद में वो गुजरात में चला गया, जब 1956 में दोनों गुजरात और महाराष्ट्र जो है स्टेट बने। बर्थ जो है 31 अक्टूबर को 1875 को हुआ था, और 31 अक्टूबर को भी हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 15 दिसंबर 1950 को उनकी डेथ हो गई थी। ना सरदार पटेल की हिस्ट्री से बात शुरू करते हैं। सरदार पटेल वायलेंट नहीं थे। जैसे अगर आप बात करें महात्मा गांधी की, तो वो भी नॉन वायलेंट थे। जवाहरलाल नेहरू की नॉन वायलेंट थे। नॉन वायलेंट कहने का मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो, ठीक है, और इस वजह से उन्होंने कहा। और सरदार पटेल ऐसा नहीं कि बिल्कुल नॉन वायलेंट थे, नहीं, वो एग्रेसिव भी थे। उनकी बात अगर कोई नहीं मानता था तो उनको गुस्सा बहुत आता था, और फिर वो उसका बदला तो लेते थे लोगों से। आप देख लीजिए हैदराबाद में जो हुआ। और जब हैदराबाद में पुलिस भेजी तो वहाँ पे उसने, जो हैदराबाद के नवाब थे, उन्हें यूनाइटेड नेशंस में बुलाया गया। तो बोला यूनाइटेड नेशंस में, बोले ये क्या है,
तो बोले सर कुछ नहीं, वो तो पुलिस भेजी है, वो तो मिलिट्री नहीं थी, वो तो पुलिस थी, वो तो ऐसे ही हो गया था। तो इस तरीके से उन्होंने सब चीज़ों को मैनेज किया। इनको फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी कहा जाता है। जो हैदराबाद में एकेडमी है, तो पुलिस एकेडमी जहाँ आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी है हैदराबाद में। और जो सरदार पटेल थे वो बहुत केयरिंग नेचर के थे। एजुकेशन बहुत अच्छी थी उनकी एजुकेशन। चाइल्डहुड की अगर मैं बात करूं तो बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने दोस्तों से बुक उधार ले लेके इन्होंने पढ़ाई की, अपने दोस्तों से बुक बोरो करते थे, ठीक है। अपने दोस्तों की केयर बहुत करते थे, जो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं उनकी उन्होंने केयर भी बहुत करी। और सरदार पटेल वो लॉयर बनना चाहते थे, क्योंकि महात्मा गांधी के वो बहुत बड़े फ़ैन थे और महात्मा गांधी जी जैसा वो बनना चाहते थे। तो वो एक लॉयर बनना चाहते थे और गांधी जी जैसा बनना चाहते थे। सबसे मेन है मास्टर इन ओरिएंटेशन स्किल। ना अभी ओरिएंटेशन स्किल क्या होती है? बात करने का तरीका, मतलब अपने आप को उस स्थिति में ढाल लेना जहाँ पे जिस तरीके का इंसान है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद के निज़ाम से बात हुई, हैदराबाद का निज़ाम मिलने आया, बात हुई, ठीक है। इनके बात करने का तरीका ही अलग था कि कैसे ना कैसे वो मैनेज कर लेते थे। वो बंदा इनकी बात में कि हाँ मैं हाँ बोले, हाँ सर आप ठीक बोल रहे, ठीक है हम यहाँ पे हो जाएंगे। आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट जो उस समय की जो घटना है वो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में जो राजस्थान था, तो वहाँ का जो राजा था हनुमंत सिंह था। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने बुलाया उनको, बोले हर हाइनेस आपको जो चाहिए हो आप जिस शर्त पे आप चाहें, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लें। और जूनागढ़ जो राजस्थान था, सॉरी जूनागढ़ नहीं, राजस्थान जो था, तो राजस्थान अगर आप मैप में देखेंगे तो मध्य प्रदेश से पूरा लगा हुआ था। और राजस्थान की जो रियासत थी वो बहुत बड़ी थी और हनुमंत सिंह के पास बहुत बड़ा एरिया था। और हनुमंत सिंह ने शर्त ये रखी कि हमको कराची पोर्ट यूज़ करने दिया जाए, प्लस आर्म्स का बिल्कुल खुला व्यापार हो, कोई दिक्कत ना हो, और हमको आर्म्स का व्यापार करने दिया जाए। बोले ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा आप जो शर्त कहो मैं मानने तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस साइन कर दीजिए। तो जो हनुमंत सिंह था बोले मैं कल सोच के बताता हूँ। ये बात सरदार पटेल जी को पता चली। उन्होंने गए उनके पास, उन्होंने बोला कि यार देखो हनुमंत सिंह, ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ज़्यादा वो नहीं करो, इंडिया में शामिल हो जाओ, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से उन्होंने किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लिया, डरा के धमका के। उनको उससे मतलब नहीं था, उनको सिर्फ ये था कि मुझे इंडिया को यूनाइट करना है, और डराना धमकाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। होता क्या है, कुछ समय बाद जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनका इंग्लैंड में एक मिडिल टेम्पल इन इंग्लैंड में एक कॉलेज है, वहाँ पे उनका एडमिशन हो जाता है। और वो 36 महीने का जो कोर्स है वो 30 जो मंथ है, 36 महीने का कोर्स रहता है, वो 30 मंथ में वो कवर करके आ जाते हैं और क्लास टॉप करके आते हैं। ये सरदार पटेल थे ये। उसके बाद वो वहाँ से मूवमेंट में आते हैं वापस, वहाँ से पढ़े वापस यहाँ पे मूवमेंट में आए। कैसे आए? 1919 में आपको पता है खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। क्यों हुआ? 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और बहुत सारे वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए। तो मोहम्मद अली शौकत अली ने यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। और टर्की के जो उस समय जो थे जो खलीफा, उनको भी वादे किए गए थे कि हम कैलिफेट जो थे उनको कि अरे हम आपको ये देंगे हम वो देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। ब्रिटेन ने बोला कि हम आज़ादी देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। इसी पे 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हो गया। अब जो ये जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे सबको उम्मीदें थी कि हमको अब आज़ादी मिल जाएगी। बिल्कुल कंफर्म था, क्योंकि गांधी जी से ये वादा किया गया था कि आप अपने सैनिक भेज दो, भारत जो है इंग्लैंड के साथ खड़ा हो वर्ल्ड वॉर में, आप अपने लोग भेजो, और उसके साथ जो हम हैं हम आज़ादी दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा जैसे तभी दे देंगे। ठीक है, गांधी जी मान गए। अब जब आज़ादी मिली नहीं तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया गांधी जी ने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ और आचार्य विनोबा भावे भी इसमें बहुत आगे थे। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ, तो यहाँ भी ये बारदोली सत्याग्रह 1928 में शुरू हुआ। 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला तो
पटेल ने पूरे विजिट किए, जितने भी स्टेट हैं उनको यूनाइट किया, वहाँ पे जगह गए, पीपल बहुत से लोग आ रहे थे, मतलब ये कंफर्म हो गया था, बहुत से लोग जुड़ गए थे धीरे धीरे कि लाखों की संख्या में उस समय लोग जुड़ने लगे थे। और जब लोग जुड़ने लगे तो अब समझ में आ गया था कि 1920 में एनी हाउ हमको जो है आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, किसी तरीके कॉपरेशन हो नहीं रहा था, हमें कोई चीज़ आपकी नहीं खरीदना ब्रिटेन की, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें बस आज़ादी चाहिए। बट एक मिस्टेक हो गई, जो चौरा चौरी कांड हुआ था, जहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में जो लोगों को जला दिया था कुछ लोगों ने, इससे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था यहाँ पे कि नॉन कॉपरेशन चौरा चौरी जो कांड हुआ था उसमें जो था यूपी में, वहाँ पे आप समझ लो कि ये जो था यहाँ से गांधी जी ने बैकवर्ड ले लिया था कि अब मैं इस मूवमेंट को क्लोज़ करता हूँ। और जब ये मूवमेंट चालू हुआ था तो पूरी इंग्लैंड की जो सरकार थी, ब्रिटेन पूरा हिल गया था, क्योंकि अब जो है गांधी जी फॉर्म में आ गए थे बिल्कुल कि अब हमको चाहिए ही चाहिए है। गांधी जी को गुस्सा आ गया इसी चीज़ पे कि चौरा चौरी आप लोगों ने क्यों लोगों को जलाया, क्योंकि वो चाहते थे कि लड़ाई ना हो, क्योंकि वो समझ रहे थे कि खून बहता है लोगों तरफ, दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं इन सब चीज़ों में, तो हमें प्यार से काम करना है, हमें सब चीज़ से मतलब नहीं है कि लड़ाई करके हमें लेना है, नहीं, हमें प्यार से बस चाहिए। गांधी जी यहाँ पे एंग्री हो जाते हैं और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ कर देते हैं। अब जब ये चीज़ भगत सिंह को पता चलती है, अगर आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी होगी तो उसमें यही सीन था कि जब भगत सिंह दौड़ के जाते हैं और उनको पता चलता है कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, तो एक तरह से धक्का लगता है उनको भगत सिंह को कि अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे भगत सिंह। बाद में जब ये हुआ तो पटेल ने क्या किया कि बहुत सी जगह को विज़िट करना शुरू किया, धीरे धीरे करके उन्होंने विज़िट करना शुरू किया, फिर लोगों को जोड़ना शुरू किया। अब हुआ क्या, जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्लोज हुआ तो गांधी जी को जेल भेज दिया गया और उसके बाद इतना हैवी टैक्स इम्पोज किया गया, हम तुमको 3 गुना लगान देना पड़ेगा। तो वही हुआ यहाँ पे 3 गुना लगान, तो 3 गुना लगान का बात हो गया। 3 गुना लगान का जब बात हुआ और 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ और सरदार को यहाँ से टाइटल मिल गया सरदार का, सरदार वल्लभ भाई पटेल को टाइटल मिल गया सरदार का। सो रिमेंबर दिस, 1928 में बारदोली सत्याग्रह में उनको मिला था। क्यों? क्योंकि जो टैक्स इम्पोज होते थे उनके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था, टैक्स के लिए इन्होंने साफ मना कर दिया था, कुछ भी मत दो, करने दो उनको जो करते बने, कितने अत्याचार करेंगे कर लेने दो, कुछ मत दो, 1 रुपये मत दो। वहाँ से जो है जो पटेल हैं स्टोरी में आना शुरू हो गए थे, उनका फेम बनना शुरू हो गया था। आगे बात हुई 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, डांडी मार्च, जब नमक कानून तोड़ा गांधी जी ने, 24 दिन की पैदल यात्रा करी। कमेंट बॉक्स में डेट लिख दो भाई कब हुआ था डांडी मार्च। 1932 में पटेल और गांधी जी दोनों जेल पे गए। उन्होंने वहाँ पे जो ये जो था, यहाँ पे जो थे पटेल और जो गांधी जी थे दोनों पास आने लगे, मतलब जो उनकी जो सोच थी वो मैच होने लगी, वहाँ से उनको समझ में आने लगा कि हमको क्या करना है। 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह के बाद तो गांधी जी को जेल में भेज दिया गया था, नमक कानून तोड़ चुके थे। अब नमक कानून क्यों? क्योंकि नमक जो था उस समय उन्होंने इतना महंगा कर दिया था, तो नमक बनाने की आज़ादी नहीं थी। तो इस तरीके से जो है पटेल और गांधी जी जेल में चले जाते हैं ना। अब स्वराज की बात आती है, 1942 में क्रिप्स मिशन आ जाता है, क्योंकि गांधी जी इसी को तो पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। क्रिप्स मिशन क्या था कि भैया वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दो, जैसे ही ये ख़त्म होगा हम आपको आज़ादी देंगे। गांधी जी ने बोला नहीं नहीं, यहाँ आने का नहीं। ऐसे यही चीज़ गांधी जी ने बोला, ये पोस्ट डेटेड चेक है, मुझे आपकी कोई बात पे भरोसा नहीं है बिल्कुल। और गांधी जी ने यहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा साथ। तो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है, हिटलर कई जगह घुस भी चुका है, हिटलर अपना फ्रांस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, हिटलर कई जगह बढ़ रहा है, हिटलर ने ऑस्ट्रिया को कैप्चर कर लिया है। अगर आपने हिटलर की बायोग्राफी नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, इसी में मेरे चैनल पे ही हैगी। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि अब हम आपका बिल्कुल साथ नहीं देंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में भी आपने बहुत प्रॉमिस किए थे कि हम आपको ये देंगे, हम आपको आज़ादी देंगे, आप बस हमारे साथ हो जाओ। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, ठीक है।
1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और ये बहुत बड़े ग्रुप में किया था, मतलब बहुत से लोग जो है गांधी जी के साथ आ गए थे। पटेल तो साथ में थे ही, जब पटेल साथ में थे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम चला, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और पार्टीशन की बात होती है और कैबिनेट मिशन में इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही अच्छे वोट मिलते हैं। अब बात आती है सरकार बनाने की, तो पार्टीशन की बात रख देते हैं मुस्लिम लीग वाले। गांधी जी मना कर देते कि नहीं पार्टीशन नहीं होगा, तो पटेल ये बोलते कि नहीं, अगर हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि सरकार बना लो, ठीक है, तो मुस्लिम लीग की सरकार बन जाएगी और अगर मुस्लिम लीग की सरकार बन जाएगी तो पार्टीशन में हो सकता है कि कुछ भी आगे प्रॉब्लम हो, और इनकी सरकार अगर आ गई मुस्लिम लीग की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने पार्टीशन को भी एक्सेप्ट किया, बोले ठीक है हम पार्टीशन एक्सेप्ट करेंगे और सरकार भी हम ही बनाएंगे। तो जब सरकार बनी तो प्रधानमंत्री के रूप में उनको बनाया गया कि जो होंगे वो जवाहरलाल नेहरू होंगे। एक्चुअली में था बनाने का सरदार पटेल को, बट गांधी जी का ये सोचना था कि ऐसा कोई हो जो 15-20 साल देश को चला सके, आगे तक ले जाए, तो इस वजह से जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो ही चुका है। 1945 में यूनाइटेड नेशंस बन चुका है, ठीक है। 1946 में इंडिया का जो एक्ट है वो आ चुका है और 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई है। जब 1947 में जब पूरा देश आज़ाद हो गया, पटेल ने अपना पूरा जो है सेटअप बहुत अच्छे से कर लिया था सरदार पटेल ने, और यहाँ तक वो बहुत अच्छे से सब कुछ ले भी आए थे और उनको ये चीज़ पता थी कि मैं ये तीनों चीज़ मैनेज कर लूँगा। होता क्या है, ये टर्निंग पॉइंट आता है 1948 में जब गांधी जी की डेथ हो जाती है, और ये टर्निंग पॉइंट होता है ना कि देश के लिए बल्कि पटेल के लिए भी, क्योंकि सरदार पटेल बहुत क्लोज थे और इनफैक्ट पटेल को तो अटैक तक आ गया था इसमें। और सरदार पटेल की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो बच गए, नहीं तो अगर उस समय हो जाता कुछ उनको तो ये जो हमारा पूरा देश यूनाइटेड है अब वो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि 1948 से 52 साल मिल गए उनको और 2 साल में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, पूरे देश को यूनाइट कर दिया था। 3 जगह प्रॉब्लम फंस चुकी थी और वो था जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद में निज़ाम था, जूनागढ़ में था महाबत खान और कश्मीर में था राजा हरि सिंह। हरि सिंह जो डोगरा वंश के राजा थे, डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये। जूनागढ़ में महाबत खान था, वो पाकिस्तान से ट्रीटी साइन किया और पाकिस्तान भाग गया। बाद में फिर लोगों ने वहाँ के रिवॉल्ट कर दिया, तो जब रिवॉल्ट किया तो उन्होंने फिर लेटर भेजा भारत सरकार को कि आ जाइए, ये आपका ही है, ठीक है भैया। इस तरीके से जूनागढ़ इंडिया में आ गया। हैदराबाद निज़ाम नहीं मान रहा था, ठीक है भैया, भेज दिए, मिलिट्री ऑपरेशन पोलो चलाया गया, हैदराबाद कैप्चर में। अगर हैदराबाद भाई छोटा हैदराबाद नहीं है आज का, कर्नाटका का भी हिस्सा था, महाराष्ट्र का भी हिस्सा था, आंध्रा तो था ही, तो बहुत बड़ी रियासत थी हैदराबाद जहाँ से ओवैसी साहब अभी AIMIM के जो सांसद हैं ओवैसी, और कश्मीर राजा हरि सिंह। तो जब लास्ट पॉइंट पे बिल्कुल साइन हुआ था, जब कश्मीर को मतलब पाकिस्तान के जो फोर्सेस थे और अनड्रेस फोर्सेस थे उनके साथ थे, और वहाँ के जो तबलीगी लोग थे, कबायली लोग थे जो कबीले में रहते थे, उन्होंने पूरा घेर लिया था। 10,000 लोग थे करीब, और कश्मीर को पूरा घेर लिया था। और उसके बाद फिर जब कश्मीर को घेर लिया गया तो फिर फ़ोन आया और उसके बाद फिर यहाँ से हमारी फोर्सेस गई। तो उस तरीके से कश्मीर को मतलब जैसे भी है वो बात की गई उसमें, और फिर उसके बाद वो नेहरू जी उसको यूनाइटेड नेशन लेके पहुँच गए। सरदार पटेल ने बहुत कोशिश की कि आप यूनाइटेड नेशन मत जाओ, यूनाइटेड नेशन से अच्छा है, क्योंकि ये 2 ही पक्षी मामला है, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का है, तो हम दोनों बैठ के आपस में बात कर लेते हैं, तो आप नहीं जाओ। तो नेहरू जी नहीं माने
और यहाँ तक कि ये भी बोला कि जो पाकिस्तान को आप 500 मिलियन का जो फंड दे रहे हो आप वो भी मत दो, क्योंकि सरदार पटेल को पता था कि ये सिर्फ टेररिस्ट फंडिंग में ही इस पैसे को यूज़ करेंगे, ये लोग और कुछ नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि ये लोग टेररिस्ट फंडिंग ही करेंगे। और उस समय जो बलदेव सिंह थे, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। बाद में इसी चीज़ के लिए सरदार पटेल को 1991 में भारत रत्न दिया गया। और वो सच में एक बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, और मेरा सैल्यूट है मेरी तरफ से उनको कि, और जब उन्होंने इतना काम किया है तो उनके लिए इतनी बड़ी मूर्ति तो बनना ही चाहिए। और 1948 में जब गांधी जी की डेथ हुई तो उनको भी बहुत धक्का लगा उससे, जिससे उनकी धीरे धीरे तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और उनको अब लगने लगा था कि अब ज़्यादा समय नहीं है। तो उनसे जितना जल्दी जल्दी बना उन्हें कोऑर्डिनेट करके सबको संभाल लिया। और अंत में 1950 को दिसंबर में उनकी डेथ हो गई। तो ये थी कुछ बात जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, और जो आपको बहुत ज़रूरी थी जानने के लिए कि सरदार भाई पटेल ने क्या क्या किया है। कल हम जो उनकी बुक है हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें भाग 2 में मैं बताऊंगा कि उनकी बुक में क्या क्या लिखा गया है, क्या इंस्पिरेशन चीज़ें, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।